हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है डायूरेटिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के इंडिकेशंस आज अपन शुरू करेंगे। तो इनके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं या इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, जैसे इनको एक न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं, जैसे GAME गेम, G फॉर ग्लूकोमा और स्पेशली होगा इसमें एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। A फॉर एल्केलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन, ये सबको पता है। जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो होते हैं वो बाइकार्बोनेट आयंस का एक्सक्रीशन करवाते हैं यूरिन में, जिससे यूरिन क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। इसलिए क्या यूज हुआ है इसका, एल्केलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन में। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट यूज है जैसे कि माउंटेन सिकनेस में। माउंटेन सिकनेस में ये एक तरह से ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज़ की जाती हैं, जैसे एसिटाजोलामाइड हुआ। ये ड्रग्स माउंटेन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज़ की जाती है। और क्यों और कैसे इनका यूज़ इसमें होता है, क्या होता है कि माउंटेन सिकनेस, जैसे कि कोई व्यक्ति लेह लद्दाख में गया है तो वहाँ हाई एल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। वैसे देखा जाए तो ऑक्सीजन वहाँ पे क्या होगा, कंसनट्रेशन कम होगा, तो वो व्यक्ति हाइपर वेंटिलेशन करेगा। तो हाइपर वेंटिलेशन करेगा तो उसके ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम होगा हाइपर वेंटिलेट करने से। तो CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा तो CO2 H2O के साथ बाइंड होके कार्बोनिक एसिड बनाती है। तो अब CO2 कम हो गया तो ये क्या कोज करवाएगी, एल्कलोसिस। और ये रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को कार्बोनिक एनहाइड्रेज ठीक कैसे करती हैं, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होती हैं वो सोडियम और बाइकार्बोनेट आयंस को एक्सक्रीट करवाती हैं यूरिन में। तो यूरिन के थ्रू बेसिक आयन को बाहर भेजेंगे तो ये इसको कंपनसेट कर देती है, तो ब्लड बिकम नॉर्मल। यानी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स ठीक कर देती हैं। इसीलिए मोस्टली ड्रग ऑफ चॉइस में के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। और ये एपिलेप्सी में भी यूज़ होती थी, और अब और भी ड्रग्स आ गई हैं एपिलेप्सी के लिए, तो इसलिए उनको यूज़ किया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, जैसे उन एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं इनके। एडवर्स इफेक्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के एडवर्स इफेक्ट होते हैं कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करवाती हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो तो पता ही है, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस का एक्सक्रीशन करवाएंगे तो ऑब्वियसली एसिडिक माहौल बनेगा, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करवा देंगे। दूसरा इनका होता है ये हाइपोकैलिमिक ड्रग होती है, हाइपोकैलीमिया कोज करवाती है। हाइपोकैलीमिया क्या होगा, यानी पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन को कम करती हैं। और ये मैक्सिमम हाइपोकैलीमिया कोज करवाती है। जितनी भी डायूरेटिक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाइपोकैलीमिया कोज करवाने वाली ड्रग्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होती हैं। जैसे कि बाकी डायूरेटिक्स और इस डायूरेटिक का सेम डोज पेशेंट को दिया तो सबसे ज़्यादा हाइपोकैलीमिया उसी डोज पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स कोज करवाती हैं। इसलिए इसको बताया कि ये सबसे ज़्यादा हाइपोकैलेमिक ड्रग होती हैं। और ये पैरास्थीसिया में भी काम आती हैं, पैरास्थीसिया। और इसके अलावा काम नहीं आती, मतलब पैरास्थीसिया में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, या फिर ये पैरास्थीसिया में नहीं दी जाती है, ये पैरास्थीसिया कोज करवाती हैं। और रीनल स्टोन्स भी इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है या फिर एडवर्स इफेक्ट है। रीनल स्टोन क्यों है, बिकॉज क्या होता है, जब किडनी के अंदर बाइकार्बोनेट आयंस का एक्सक्रीशन होता है तो वहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, बेसिक। और होता क्या है कि कैल्शियम आयंस जो होते हैं ये बेसिक मीडियम में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स डायूरेटिक्स दी जाती हैं तो किडनी के अंदर वही बेसिक मीडियम उपलब्ध होता है, तो
कैल्शियम आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है और रीनल स्टोन कोज कर देता है, इसीलिए इसका एक एडवर्स इफेक्ट रीनल स्टोन भी है। इनके अलावा इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है लिवर डिजीज़ में। लिवर डिजीज़ में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? बिकॉज होता क्या है, नॉर्मली लीवर का काम होता है NH3 यानी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। अगर लीवर डिजीज़ है किसी पेशेंट को तो वो क्या होगा, अमोनिया लीवर में यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये कहाँ जाएगा, ब्रेन में, और ये हिपेटिक कोमा कोज करवाएगा। अब हिपेटिक कोमा से बचाने के लिए अपनी किडनी क्या करती है कि इसको NH3 को H+ आयन प्रोवाइड करवाती है और अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देती है, और अमोनियम आयन इजीली एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू। ये ऐसा क्यों करती है? बिकॉज ट्यूब्यूल्स में ये जो NH3 फॉर्म होती है ये आसानी से लिपिड सोल्यूबल होती है, इसलिए रीएब्जॉर्ब हो जाती है। तो रीएब्जॉर्प्शन से बचाने के लिए इसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है और आयनिक फॉर्म रीएब्जॉर्ब नहीं होती है, इसीलिए किस में कन्वर्ट करता है ये, किडनी NH4+ आयन में। अब होता क्या है कि जब डायूरेटिक्स दी जाती हैं तो वहाँ का मीडियम कैसा रहेगा, बेसिक, यानी कि वहाँ H+ आयन की पहले से ही कमी रहेगी यूरिन में। जब ट्यूब्यूल्स में बेसिक मीडियम रहेगा तो H+ आयन नहीं मिलेंगे। जब H+ आयन यहाँ नहीं मिल पाएंगे तो NH4+ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा अमोनिया। जब अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं होगा तो अमोनिया आसानी से रीएब्जॉर्ब होगा, और रीएब्जॉर्ब होगा तो वही कंडीशन हो जाएगी क्या, ये ब्रेन में पहुँचेगा, और हिपेटिक कोमा कोज करेगा। इसीलिए लिवर डिजीज़ में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स को नहीं दिया जाता। इसके एडवर्स इफेक्ट हो ही गए, जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोकैलीमिया, पैरास्थीसिया, रीनल स्टोन, और कॉन्ट्राइंडिकेशन है लिवर डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं लूप डायूरेटिक्स की। जो तीसरे नंबर पे अपन डायूरेटिक्स पढ़ने वाले हैं वो है लूप डायूरेटिक्स। ये लूप डायूरेटिक्स, इनका नाम खुद ही बता रहा है कि ये कहाँ पे काम करती हैं। जैसे ये अपना ग्लोमेरुलस और ये आपका प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल वाला हिस्सा, ये असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले, और ये यहाँ से थोड़ा थिक पार्ट होता है। तो ये जो लूप का थिक पार्ट होता है ये यहाँ पे काम करती है। लूप डायूरेटिक्स थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे काम करती हैं, ठीक है, यहाँ पे काम करती हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्ट्स ऑन ascending limb of loop of हेनले, ठीक है। और एक करती क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे पंप होता है, सिम्पोर्टर होता है एक, जिससे सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप होता है। तो ये लूप डायूरेटिक्स क्या करती हैं, इसको इनहिबिट कर देती हैं। ये एरो इधर होना, तो ये क्या करती हैं, सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड पंप को इनहिबिट करती हैं, जिससे कि इनका रीएब्जॉर्प्शन ना हो। और रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड ये सभी आयन किस में रहेंगी, लूप में रहेंगे, और आगे पास आउट हो जाएंगे और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, तभी तो डायूरेसिस कोज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे
इनहिबिट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्टर। ठीक है, ये कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो ऐसा काम करती हैं, उनका नाम सीधा सा है, जैसे अलग पेन से लिखते हैं इनको। ये होती हैं फ्यूरोसेमाइड, टोरसेमाइड और बुमेटेनाइड। ठीक है, जिनके आगे आइड लगा होता है, ईजीसी होती हैं, जैसे फ्यूरोसेमाइड, टोरसेमाइड और बुमेटेनाइड। देखो, सेमाइड यानी फ्यूरोसेमाइड, टोरसेमाइड और एक अलग है थोड़ा बुमेटेनाइड, जबकि आइडाइड तो सेम सही है। तो ये जो होते हैं, ये होते हैं लूप डायूरेटिक्स। इनको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स बोलते हैं। हाई सीलिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनकी एफिकेसी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स होती हैं ये लूप डायूरेटिक्स, हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स होती हैं और इसीलिए इनको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर अदर डायूरेटिक्स और इस डायूरेटिक्स को सेम डोज पेशेंट को दी गई, अब सबकी थोड़ी थोड़ी डोज बढ़ाई गई, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट कन्वर्ट होगा ना, वो लूप डायूरेटिक्स से होगा। यानी इसकी थोड़ी सी डोज बढ़ाते हैं तो इफ़ेक्ट भी तुरंत बढ़ता है, लेकिन बाकी डायूरेटिक्स का डोज बढ़ाते हैं तो इफ़ेक्ट पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए इनको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स कहते हैं। और ये यहाँ पे वर्क करती हैं, इसीलिए ये क्या होती हैं, मैक्सिमम इफेक्ट करती हैं। जबकि जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स है ना, वहाँ पे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन जो होगा वो 60 से 65% होता है, और जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ होता है 20 से 25%। लेकिन फिर भी ये हाई सीलिंग डायूरेटिक्स इसलिए हैं बिकॉज प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स पे काम करने वाले कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स उन आयंस को रोक तो पाते हैं और पास आउट भी करते हैं, लेकिन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स का जो डिस्टल एंड होता है, डिस्टल पार्ट्स आने वाला होता है, वहाँ पे वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए उनका उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। जबकि लूप डायूरेटिक्स हाई एफिकेसी के साथ काम कर लेती हैं। इनमें होते हैं फ्यूरोसेमाइड, टोरसेमाइड और बुमेटेनाइड। इनको बोलते हैं हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। क्या बोलेंगे इनको? हाई CEILI, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। ये मैं बोलूँ हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स। यहाँ पे 20 to 25% ऑफ सोडियम इज reabsorbed from ascending limb of loop of Henle। ये बता रहा है कि यहाँ पे 20 से 25% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और फिर भी ये हाई सीलिंग डायूरेटिक्स की तरह काम करती है। मतलब इसीलिए ये इसका एक फ़ायदा है। इनका यूज़ क्या क्या होते हैं, अब यूज़ पे आते हैं। एक दूसरा पेन लेते हैं, उससे यूज़ बताएं। यूज ऑफ लूप डायूरेटिक्स। इनका यूज होता है इडीमा में। इडीमा भी जैसे कंजस्टिव हार्ट फेल्योर है, CHF ETC। और ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में भी काम आती है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, जब हाइपरटेंशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और इमरजेंसी में है, तो इसको लूप डायूरेटिक्स देके तुरंत क्योर किया जा सकता है, तुरंत बेनिफिट ले सकते हैं इनका डायूरेटिक्स का, इन वाली का। और ब्रोमाइड एंड आयोडाइड पॉइजनिंग। ब्रोमाइड और आयोडाइड पॉइजनिंग में क्यों काम आएंगी? देखो, जैसे कि ये क्लोराइड आयन की रीअब्जॉर्प्शन को रोक रही थी और इनके एक्सक्रीशन को बढ़ावा दे रही थी, तो यहाँ से ही ये ब्रोमाइड और आयोडाइड आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को भी रोकेंगे और उनको बाहर निकालने में मदद करेंगे। इसीलिए लूप डायूरेटिक्स का ये एक यूज ये भी होता है कि ये ब्रोमाइड और आयोडाइड पॉइजनिंग में काम आती है।